हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फेरोप्टोसिस। इस टॉपिक को मैं एकदम बेस से स्टार्ट करके नीट पीजी तक ले जाने की कोशिश करूंगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर इस पूरे लेक्चर के दौरान आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस वीडियो को दी गई आपकी हर एक सेकंड वर्थ थी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज फेरोप्टोसिस। फेरोप्टोसिस को समझने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड की बातें बताना चाहता हूँ। क्या आपने ये वर्ड सुना है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ? प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है? तो मान लीजिए अगर ये आपकी कोई सेल है, ये क्या है, आपकी कोई सेल है, और ये सेल क्या करती है, अपने अंदर के उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ट्रिगर करती है। क्या करती है? उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ट्रिगर करती है जो सेल की सुसाइड कमिट करवाते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं। ओके, ये प्रोग्राम सेल डेथ आपने वर्ड पहली बार कहाँ सुना था? जब आपने एपोप्टोसिस को पढ़ा था। जब आपने एपोप्टोसिस नाम का जो टॉपिक था वो पढ़ा था, तब आपने इस वर्ड को सुना था, प्रोग्राम सेल डेथ। तो आपको ऐसा लगता है कि एपोप्टोसिस ही प्रोग्राम सेल डेथ है, या फिर प्रोग्राम सेल डेथ सिर्फ एपोप्टोसिस के केस में होती है? प्रोग्राम सेल डेथ को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है? सेल अपने अंदर के उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ट्रिगर कर देती है जो मॉलिक्यूलर प्रोग्राम सेल की सुसाइड कमिट करवाते हैं, यानी सेल की डेथ करवाते हैं, जिसकी वजह से सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इस तरह की डेथ को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। एक तरह की सेल सुसाइड होती है। ओके, और ये आपने कहाँ पढ़ा था? एपोप्टोसिस में। बट ऐसा नहीं है, प्रोग्राम सेल डेथ सिर्फ एपोप्टोसिस में ही नहीं होती, और भी जगह प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जैसे कि नेक्रोप्टोसिस में, जैसे कि पायरोप्टोसिस में, जैसे कि फेरोप्टोसिस में, जैसे एनोइकिस में। मैंने प्रीवियसली आपको एपोप्टोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है, नेक्रोप्टोसिस के बारे में भी, पायरोप्टोसिस के बारे में भी डिटेल में पढ़ा दिया है। आज के लेक्चर में मैं आपको फेरोप्टोसिस और एनोइकिस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं एक बार जल्दी से इन सब के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। जब मैंने एपोप्टोसिस पढ़ाया था तो मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ जो सेल के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है? एक एंजाइम के एक्टिवेशन से होती है, और उस एंजाइम का नाम था कैस्पेज। और कैस्पेज कौन सा वाला? 3, 6, 7 और 8, 9, 10। कैस्पेज 3, 6, 7, 8, 9, 10 की वजह से सेल की अगर डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, तो उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। वहीं जब मैंने पायरोप्टोसिस पढ़ाया था तो यहाँ भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, लेकिन किस एंजाइम की हेल्प से? सेम एंजाइम कैस्पेज की हेल्प से, बट कैस्पेज डिफरेंट। दिस इज कैस्पेज 1 एंड कैस्पेज 11। एपोप्टोसिस में कैस्पेज 3, 6, 7, 8, 9, 10 था, बट पायरोप्टोसिस में कैस्पेज 1 एंड 11 की हेल्प से प्रोग्राम सेल डेथ होती है। अच्छा, अगर बात करें नेक्रोप्टोसिस में, तो नेक्रोप्टोसिस में सेल प्रोग्राम सेल डेथ तो होती है, बट यहाँ कैस्पेज एंजाइम का एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ कैस्पेज एंजाइम की जरूरत नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैस्पेज, यानी कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। नेक्रोप्टोसिस क्या है? कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज होता है? यहाँ पे एक्चुअली यूज होता है मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती हैं, ठीक है। कुछ के नाम बता देता हूँ मैं, RAP1 और RAP3। डिटेल लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, तो यहाँ तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर हम फेरोप्टोसिस और एनोइकिस को अगर हम रिलेट करें इन सबसे, तो फेरोप्टोसिस में भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, लेकिन किसकी वजह से? यहाँ प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है वो आयरन की वजह से इंड्यूस होती है। कैसे होती है इसको आज बहुत डिटेल में समझेंगे हम। और एनोइकिस की बात करें तो एनोइकिस में जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है? मान लीजिए ये कोई सेल है, ये क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं, और ये इनकी लोकेशन है, इनका होम है यहाँ पे। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर सेल को मैं इसके घर से दूर कर दूं, इसके होम से आइसोलेट कर दूं, तो इस आइसोलेशन की वजह से, घर से दूर रहने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो आइसोलेशन इंड्यूस्ड प्रोग्राम सेल डेथ को क्या बोलते हैं? एनोइकिस बोलते हैं। इन सारी बातों को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप डिफरेंशिएट कर पाए, आप ये जान पाए कि प्रोग्राम सेल डेथ सिर्फ एपोप्टोसिस नहीं होती है, और भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज मैं फेरोप्टोसिस को डिटेल में समझाऊंगा, दैट इज आयरन इंड्यूस्ड प्रोग्राम सेल डेथ। चलिए आ जाते हैं फेरोप्टोसिस। ठीक है, आयरन इंड्यूस्ड प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि यहाँ पे आयरन जो होता है वो सेल को क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है सुसाइड करने के लिए। कैसे? आइए मैकेनिज्म से जानते हैं। तो यहाँ सपोज करिए कि आपका जो साइटोप्लाज्म है या आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें एक रिएक्शन चलती है जिसको बोलते हैं फेंटोन्स रिएक्शन। फेंटोन्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फेरिक। फेरिक फेरस में कन्वर्ट होता है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है जो ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी फेंटोन रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसमें क्या होता है? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। क्या होती है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फेंटोन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती हैं। क्या होती हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, या फिर आपकी अदर जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल के अंदर, अदर मेम्ब्रेन्स हैं इनसाइड द सेल, लाइक मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनली। तो एक तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और या फिर जो सेल ऑर्गेनली है उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, उनके साथ ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल जाकर रिएक्ट करते हैं। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस कि जो फ्री रेडिकल्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं इस फेंटोन रिएक्शंस में, वो मेम्ब्रेन्स की पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और वहां से क्या कैप्चर कर रहे हैं? हाइड्रोजन। वहां से हाइड्रोजन कैप्चर कर रहे हैं।
यानी इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन रिमूव करके बना रहे हैं लिपिड रेडिकल्स। क्या बना रहे हैं? लिपिड रेडिकल्स। जब ये लिपिड रेडिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड्स। क्या बनाते हैं? लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होकर डिप्लीट होकर क्या बना रही है? लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड्स बना रही हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीट पीजी में आ सकती है कि व्हाट इज द मार्कर ऑफ फेरोप्टोसिस। व्हाट इज द मार्कर ऑफ फेरोप्टोसिस? तो अगर आपकी सेल के अंदर लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेल के अंदर क्या हो रही है? फेरोप्टोसिस हो रही है। ये सवाल आपके नीट पीजी में आ सकता है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए कि व्हाट इज द मार्कर ऑफ फेरोप्टोसिस? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड्स। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस कि जो आपकी मेम्ब्रेन्स थी वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो डिप्लीट हो रही हैं। उन मेम्ब्रेन्स के अंदर का जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो डिस्ट्रॉय होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड्स में। और ये लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट जब हो रहा है तो क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। मेम्ब्रेन जब डीनेचुरेट कर रही है तो क्या हो रही है? उनकी डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ रही है और सेल की जो मेम्ब्रेन है या फिर कोई भी अदर मेम्ब्रेन है, अगर वो इस तरीके से है तो उसके अंदर ब्लेब्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से उसकी जो शेप है वो डिटेरियोरेट हो रही है, ब्लेब्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं फेरोप्टोसिस। इसी को क्या बोलते हैं हम? फेरोप्टोसिस। तो एक सवाल जहन में आता है कि सर ये फेंटोन रिएक्शन तो चलती रहती है, क्योंकि ये फेंटोन रिएक्शन हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता रहता है और साइटोप्लाज्म में भी फेंटोन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि सारी सेल्स की डेथ हो जानी चाहिए, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारी एक सेल हर एक सेल में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई मारने वाला है तो कोई बचाने वाला भी तो है। इसी तरीके से हमारी सेल में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिपिड पेरोक्सिडेजेस। क्या बोलते हैं? लिपिड पेरोक्सिडेजेस। ये लिपिड पेरोक्सिडेजेस क्या करते हैं? इस लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी इस मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लिपिड हमारी सेल के अंदर कुछ लिपिड पेरोक्सिडेजेस होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट लिपिड पेरोक्सिडेजेस का जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है GPX4। क्या है? GPX4, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज 4। ये जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज नाम का जो लिपिड पेरोक्सिडेज है, ये क्या करता है? ये जाके इस लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ये जैसे इसको न्यूट्रलाइज कर देता है तो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने से बच जाती है और आपकी जो सेल डेथ है वो भी क्या हो जाती है? प्रिवेंट हो जाती है। यानी ये ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज क्या करता है? फेरोप्टोसिस को प्रिवेंट करता है। ये इस लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज करके आपकी जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज होने से बचाता है, यानी फेरोप्टोसिस को बचाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज 4। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं GPX4। क्या बोलते हैं? GPX4। इसलिए GPX4 को हम बोलते हैं मास्टर रेगुलेटर ऑफ फेरोप्टोसिस। अगेन एक और इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसके लिहाज से, नीट पीजी के लिहाज से, हु इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ फेरोप्टोसिस? फेरोप्टोसिस को कौन रेगुलेट कर रहा है? GPX4। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपकी सेल को कौन प्रिवेंट कर रहा है फेरोप्टोसिस होने से? दिस GPX4। तो जब तक GPX4 रहेगा आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगी, आपकी सेल की डेथ नहीं होगी, आपकी फेरोप्टोसिस नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर इस GPX4 का कंसंट्रेशन कम हो जाए, सेल के अंदर कम हो जाए, अगर ये GPX4 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये लिपिड पेरोक्साइडाइज जो थे ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे। अगर GPX4 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये जो लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड है ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी। और अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी और सेल की डेथ होगी। तो यानी सेल के अंदर ये जरूरी है कि इस GPX4 का जो कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बना रहे। ठीक है, और ये जो GPX4 है ये किससे बनता है? ये बनता है ग्लूटाथायोन से। किससे? ग्लूटाथायोन से। और ग्लूटाथायोन के भी रिड्यूस्ड फॉर्म से। किससे? रिड्यूस्ड फॉर्म से। तो फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? इस ग्लूटाथायोन को डैमेज कर देते हैं। ग्लूटाथायोन को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। इस ग्लूटाथायोन की जो रिड्यूस्ड फॉर्म है इसको डैमेज करते हैं। तो जब ग्लूटाथायोन से बन रहा है GPX4, तो अगर ग्लूटाथायोन ही डैमेज हो जाएगा तो ये भी GPX4 भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो ग्लूटाथायोन होता है ये एज अ कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। किसके लिए? इस GPX4 के लिए। तो अगर ग्लूटाथायोन ही नहीं होगा तो GPX4 नहीं होगा, और GPX4 नहीं होगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने वाला भी कोई नहीं होगा। और जब ये न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड, तो लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर या किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होता रहेगा और मेम्ब्रेन को डैमेज करता रहेगा और सेल की डेथ करवा देगा। जिक्र किया मैंने, नेक्रोप्टोसिस का जिक्र किया मैंने, पैरोप्टोसिस का जिक्र किया और फिर मैंने आपको फेरोप्टोसिस को पढ़ाया। अगर आपने पुराने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, आपको पता है एपोप्टोसिस क्या होती है, आपको पता है नेक्रोप्टोसिस क्या होती है, आपको पता है पैरोप्टोसिस क्या होती है, तो अब मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि फेरोप्टोसिस बायोकेमिकली, मॉर्फोलॉजिकली, मेम्ब्रेन वाइज एंड न्यूक्लियर डिटेल्स की हेल्प से कैसे डिफरेंट है इन सबसे। यू विल फील इट। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नीट पीजी में। इन चारों एस्पेक्ट में ये बाकी के प्रोग्राम सेल से कैसे डिफरेंट है, ये मैं आज आपको फील कराऊंगा। चलिए, अगर आपको पहले की बातें पता है, ये तीनों टॉपिक अगर आपके क्लियर है तो आप फील करिए। बायोकेमिकल की बात कर रहा हूँ तो फेरोप्टोसिस में जो सेल की डेथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? GPX4 एब्सेंट की वजह से।
GPX4 की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड को, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो उसकी वजह से वाइल अगर मैं एपोप्टोसिस के केस में बात करूँ तो एपोप्टोसिस के केस में क्या हो रहा है, कैस्पेज एक्टिवेट हो रहा है। कैस्पेज कौन सा, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। जबकि नेक्रोप्टोसिस के बारे में बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि नेक्रोप्टोसिस में मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, RIP1 RIP3, इनकी वजह से सेल डेथ होती है। और जबकि पैराप्टोसिस के केस में भी कैस्पेज की वजह से सेल की डेथ होती है। और कैस्पेज कौन सा, कैस्पेज 1 एंड कैस्पेज 11। सेल की मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर बताऊं कि फेरोप्टोसिस में जो सेल होती है ना वो आपकी नॉर्मल रहती है। फेरोप्टोसिस के केस में सेल नॉर्मल रहती है, ना तो ये श्रिंक करती है और ना ही स्वेल करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि आपने एपोप्टोसिस पढ़ा तो एपोप्टोसिस में सेल की श्रिंकेज होती थी क्योंकि सेल का साइटोस्केलेटन डैमेज होता था। बात समझ आ रही है, प्रोटीएजेस की वजह से और फॉस्फोलाइपेज की वजह से। जब मैंने आपको नेक्रोप्टोसिस बताई थी तो मैंने बताया था सेल की स्वेलिंग होती है। नेक्रोप्टोसिस सिमिलर टू नेक्रोसिस, वाटर के अंदर एंट्री होगी, सेल में क्या होगा, स्वेलिंग आएगी। जब मैंने आपको पैराप्टोसिस बताया था तो उसमें भी सेल की स्वेलिंग देखी गई थी, ठीक है। पैराप्टोसिस भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है नेक्रोसिस के, इसलिए यहाँ भी सेल स्वेलिंग देखने को मिली थी। सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो फेरोप्टोसिस में क्या होता है कि सेल रप्चर नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती, ब्रेक नहीं होती, बस्ट नहीं होती सेल मेम्ब्रेन। हाँ, उसके अंदर ब्लैप्स देखने को मिल सकते हैं आपको इस तरीके के, बट सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, बस्ट नहीं करती। लेकिन जब मैंने आपको एपोप्टोसिस बढ़ाया था तो एपोप्टोसिस में भी मैंने सेम बात बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रप्चर नहीं करती, ब्लैप्स का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जबकि नेक्रोप्टोसिस में और पैराप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन बस्ट करती थी और कंटेंट बाहर आता था और क्या प्रोड्यूस करता था, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता था, इन्फ्लेमेशन। यहां इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर है। अगर मैं न्यूक्लियर डिटेल की हेल्प से बात करूं तो फेरोप्टोसिस के केस में न्यूक्लियस आपको बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कोई भी नॉर्मल रहेगा न्यूक्लियस, क्रोमेटिन कंडेंस नहीं होंगे, क्रोमेटिन मेटेरियल जो है वो आपका कंडेंसेशन नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। वहीं अगर मैंने एपोप्टोसिस के बारे में बताऊं तो एपोप्टोसिस में कंडेंसेशन होता था क्रोमेटिन का, तभी आपने पढ़ा था पिक्नोसिस, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। जबकि मैं नेक्रोप्टोसिस के बारे में बताऊं तो तीनों चीजें होती थी, पिक्नोसिस होता था, क्रोमेटिन मेटेरियल कंडेंस होता था, कैरियोरेक्सिस होता था, फ्रेगमेंट होते थे न्यूक्लियस के, कैरियोलाइसिस होता था, पूरा न्यूक्लियस ही गायब हो जाता था। और सेम चीजें आपको पैराप्टोसिस के केस में भी देखने को मिली थी, पिक्नोसिस देखने को मिला था, क्रोमेटिन मेटेरियल कंडेंस होता था, कैरियोरेक्सिस में क्या होता था कि न्यूक्लियस के फ्रेगमेंटेशन होता था, और कैरियोलाइसिस में क्या होता था, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता था। तो आप देख पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं सबसे। तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ इट इज डिफरेंट। कुछ यूनिक फीचर भी बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या कुछ यूनिक फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस देखने को मिलते हैं पैराप्टोसिस के केस में, क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये नीट पीजी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिक फीचर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कंडेंस होता है, गेट स्मॉलर इन साइज हो जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वो रप्चर हो जाती है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डेंस और थिक हो जाती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये रिड्यूस्ड हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। तो पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे डैमेज देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को जो डैमेज करता है, सेल मेम्ब्रेन की पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ ही तो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रहा था और इसी को तो लिपिड पेरोक्साइडेज हाइड्रोपेरोक्साइडेज में कन्वर्ट कर रहा था। तो मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो रही है। तो दिस वाज फेरोप्टोसिस। कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ we will discuss a very important and other program cell death, that is anoikis. Anoikis वो वाला किस नहीं जो आप करते हैं, this is different, this is anoikis. Anoikis का बेसिकली मतलब होता है विदाउट होम। ये भी एक तरह की प्रोग्राम सेल डेथ होती है, बट कैसी, इट इज आइसोलेशन इंड्यूस्ड प्रोग्राम सेल डेथ। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए कि कोई सेल्स थी और ये सेल्स वहां हैं जहां इनकी ओरिजिन है, मतलब ये अपने होम टाउन में है, अभी कहाँ है, अपने होम टाउन में है, ये इनका लोकल प्लेस है, या फिर आप कह दीजिए इनका नेटिव प्लेस है, जहां ये पैदा हुई पली बड़ी वो इनका प्लेस है। अब मान लीजिए इनमें से किसी इस सेल को मैं यहां से निकाल के बाहर कर दूं, इसको आइसोलेट कर दूं, क्या कर दूं, आइसोलेट। जैसे ही मैं इस सेल को आइसोलेट करूंगा, ये सेल क्या कर लेगी, अपने अंदर के उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ट्रिगर कर देगी जो इस सेल को सुसाइड कमिट करवाएंगी और ये सेल अपनी डेथ कर लेगी। कहने का मतलब है इस सेल को क्या पसंद नहीं आया, इस सेल को आइसोलेशन पसंद नहीं आया। जैसे ही आपने इस सेल को आइसोलेट किया, इसने क्या कर लिया, अपनी डेथ कमिट कर ली, सुसाइड कमिट कर ली। तो दिस इज आइसोलेशन इंड्यूस्ड प्रोग्राम सेल डेथ। ये तब होती है जब आप किसी सेल को उसके सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से डिटैच करते हैं, उसकी आसपास की सेल से उसकी आसपास के मैट्रिक्स से अगर आप उसको रिमूव करते हैं। इट इज सीन ड्यू टू द लैक ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, जो उसका नेचुरल एनवायरमेंट था अगर आप उसको से दूर करते हैं तो सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, सेल को कैसे पता पड़ता है कि हम दूर आ गए हैं अपने लोकल एनवायरमेंट से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इस वाली सेल को दूर कर रहा था, तो जिस सेल को हमने दूर किया था उसके पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रेंस। ये इंटीग्रेंस क्या है, ये क्या है, प्रोटीन्स हैं।
जो किसकी तरह वर्क करती हैं, रिसेप्टर ऑफ सेल सरफेस। ये सेल के सरफेस के रिसेप्टर है। जब ये प्रोटीन यहाँ पे थी, तो ये अपने अंदर एक मैसेज भेज रही थी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, जब ये सेल अपने लोकल एनवायरनमेंट थी, इस वाले सेल के बारे में बात करें, जब ये सेल अपने लोकल एनवायरनमेंट में थी तो इसके पास क्या था, यहाँ इंटीग्रिन प्रोटीन नाम की सरफेस रिसेप्टर थे। जब ये सेल अपने लोकल एनवायरनमेंट में थी, अपने पड़ोसियों के साथ थी, इन पड़ोसियों के साथ थी, तो ये सेल क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली अपने अंदर, सेल के अंदर एक मैसेज भेज रही थी कि मैं सही सलामत हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। ठीक है, ये जो पड़ोस की जो सेल्स थी, ये जो इसका आसपास का जो एनवायरनमेंट था और जो इसका आसपास का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था, जब ये इसके कांटेक्ट में रहती है तो इंटीग्रिन प्रोटीन क्या करती है, कंटिन्यूसली सेल के अंदर एक मैसेज भेजती रहती है कि मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आप इस सेल को डिटैच करते हो, यहां से आइसोलेट करते हो, तो ये अपने पड़ोस की सेल से दूर होती है। ये जो इंटीग्रिन मैसेज भेज रही थी सेल के अंदर कि मैं अब सेफ एनवायरनमेंट में हूं, वो मैसेज, वो सिग्नलिंग जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने इस सेल को डिटैच किया, डिटैच किया, जो इंटीग्रिन्स अंदर मैसेज भेज रहे थे, वो मैसेज जाना बंद हो जाता है। और जैसे ही मैसेज जाना बंद होते हैं, सेल क्या कर लेती है, समझ जाती है कि अब मैं अनसेफ जगह पे हूं। क्या हूं, अनसेफ जगह पे हूं। और सेल फिर क्या करती है, अपने अंदर के उन मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स को ट्रिगर कर देती है जो सेल की सुसाइड करवाते हैं और सेल की डेथ करवाते हैं। ऑन डिटैचमेंट या लॉस ऑफ एनकरेज, इंटीग्रिन प्रोटीन की जो सिग्नलिंग होती है, सिग्नल जो भेज रहती है कंटिन्यूसली सेल के अंदर कि मैं फाइन प्लेस पे हूं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे ये सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं, सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इस चीज को सेंस कर लेती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। एग्जांपल है बिम। तो जैसे ये सिग्नल डिस्टर्ब होता है तो कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इस सिग्नल के गायब होने से, जो सिग्नल कंटिन्यूसली अंदर आ रहा था, सेल के आइसोलेट होने के बाद ये सिग्नल आना बंद हो गया। और जैसे ही सिग्नल आना बंद हो गया तो कुछ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स लाइक बिम ये एक्टिवेट हो गई और इन्होंने क्या किया, इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे इंड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, अब अगर आपने एपोप्टोसिस पढ़ी है, दो पाथवे होते थे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। अगर मैसेज बाहर कोई दूसरी सेल लेके आ रही है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, सेल के अंदर ही सारा कुछ चल रहा है तो इंट्रिंसिक पाथवे। सेल की मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आया इंट्रिंसिक पाथवे, कोई बाहर से कोई देके नहीं गया मैसेज। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल की डेथ हो रही है किसके थ्रू, एपोप्टोटिक पाथवे के थ्रू। और कौन सा वाला, इंट्रिंसिक वाला, तो जिसकी वजह से क्या होती है, सेल की डेथ होती है। आप सिंपली इतना समझिए कि जैसे सेल को दूर किया गया, इसकी सिग्नलिंग अंदर भेजना बंद हो गई। जैसे अंदर सिग्नल भेजना बंद हुआ तो अंदर कुछ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन थी लाइक बिम, वो एक्टिवेट हो गई और उन्होंने क्या किया, इस सेल को सुसाइड कमिट करवा दी, सेल की डेथ कर दी। फायदा क्या है इस प्रोसेस का, फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस सेल का, इस प्रोसेस का ये सिग्निफिकेंस है, अगर मान लीजिए सेल्स अपनी बेसिक लोकेशन से डिटैच हो जाती हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और बेसिकली वो सेल्स जो कैंसर कॉजिंग है या जो मेटास्टेसिस में इन्वॉल्व है, तो सेल्स अगर अपनी बेसिक लोकेशन से रिमूव हो जाती हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो अपने आप को डैमेज कर लेती हैं, तो साइटोस कर लेती हैं। इस तरीके से वो हमारी बॉडी को बचाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनोइकस। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।